ऐसा रोचक बताइए, क्या कहानी है, कैसे इस संस्थान का सफ़र शुरू हुआ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मोहम्मद अली खां थे, नवाबी में दिमाग नहीं लगता था, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, उन्होंने इसे एक मूर्त रूप दिया। जी, यहाँ पर नवाब मोहम्मद अली ख़ां जो है इस रियासत के तीसरे नवाब थे। वो एक बहुत विद्वान आदमी होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थे। ठीक है। अच्छा, अमीर ख़ां फ्रीडम फाइटर अगर हम उसको उन मानों में ना कहें जैसे फ्रीडम फाइटिंग लड़ी गई, लेकिन अमीर ख़ां में ये जज्बा था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, यहाँ पर दूसरी जाति का कोई या दूसरे देश का कोई भी जो है राज नहीं कर सकता। अमीर ख़ां ने अपनी ज़िंदगी में अथक प्रयास किया कि अंग्रेज़ों को निकाल दें। ये जो नारा है जब 1857 की क्रांति हुई तो देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये राजस्थान की क्रांति सिंगला। टोंक का जो नारा था, टोंक की जनता का जो नारा था, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हिंदुस्तानी, तो ये नारा दिया था मोहम्मद खान ने। अमीर खान। यहाँ के पहले नवाब अमीर ख़ां ने ये नारा दिया था और ये अमीरनामे में भी इसका जिक्र मौजूद है। इसके साथ साथ अमीर ख़ां को मजबूरी में जो है ये संधि करना पड़ी और नवाबी कबूल करना पड़ी। जब उन्होंने नवाबी कबूल कर ली तो उन्होंने यहाँ पर टोंक को जो है ओरिएंटल स्टडीज़ का एक बेहतरीन, अंग्रेजों से संधि हो गई थी। अंग्रेज़ों से 1817 में उनकी संधि हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने इसको ओरिएंटल स्टडीज़ का एक सेंटर बनाया। उनके साथ में शायर, अदीब, आलिम, फाजिल बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो एक मंडली थी विद्वानों की। धीरे धीरे यहाँ पर वो इस रियासत के अंदर बनारस की थोड़ी सी कहानी बताइए। नवाब साहब बनारस हाँ, जाते हैं, तीसरे मोहम्मद अली खान। जी हाँ, दूसरे जो नवाब थे वज़ीरुद्दौला, उनके दौर में 1857 की क्रांति हुई। और चूंकि वो 1857 की क्रांति में डायरेक्ट क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके भाइयों में और उनके रिश्तेदारों ने उनका बाकायदा साथ दिया। और एक तरीके से नवाब की भी उसमें दरपर्दा मंशा थी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ से बगावत होनी चाहिए। और इसके वजह जनता ने काफ़ी साथ दिया जी, टोंक की जनता ने और यहाँ की सेना ने भी एक टुकड़ी बाकायदा नवाब साहब से बागी हुई और वो छोड़कर जो है दिल्ली चली गई थी। तो सुना है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का काफ़िला जो है देवली तक जो है आया था और उसमें काफ़ी यहाँ के जो बागी थे, अंग्रेज़ों से जो बगावत कर चुके थे, वो निकल गए थे उनके साथ और दिल्ली तक चले गए थे। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने साथ दिया और वापस भी वो लौट कर नहीं आए, यानी उनकी वहीं पर जो है अंग्रेज़ों ने उनको मार दिया, शहादत हो गई। जब तीसरे नवाब में ये मामला था कि वो भी अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने कोटा, झालावाड़ और बूंदी, इन 4-5 रियासतों से बाकायदा समझौता करना शुरू किया। नवाब ने वहाँ के रजवाड़ों से समझौता किया और ये समझौता ये था कि हम सब मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला करते हैं और इनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। मुखबिरों ने ये खबर अंग्रेज़ों तक पहुँचा दी तो नवाब साहब को जो है माजूल किया गया। और लावा के ठाकुरों का एक किस्सा, एक हादसा जो हुआ था पठानों में और ठाकुरों में जो जंग हुई थी, वो असल में क्या है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हकीम सरवर शाह, टोंक के वो नवाब साहब के प्रधानमंत्री जो थे, उनसे वो मिलना चाहते थे लावा के ठाकुर। उनकी तबीयत ख़राब थी। कौन थे लावा के ठाकुर? लावा के ठाकुर जो लावा स्टेट थी, लावा जो जयपुर के ठिकानों में से एक था। ये इनकी हमेशा अमीर खां के ठाकुर मिलना चाहते थे टोंक के प्रधानमंत्री से। तो उन्होंने उनको मना किया कि नहीं, अभी वो मिलने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने तलवारें निकाल ली। तो लावा के ठाकुरों ने तो उनकी मुहाफ़िज़त में जो लोग लगे हुए थे उसमें राजपूत भी थे, हमारे पुरानी टोंक के सोलंकी राजपूत भी मौजूद थे, पठान भी मौजूद थे। उन दोनों ने मिलकर उनका मुकाबला किया और लावा के ठाकुरों का, और सुना है कि 18 ठाकुरों को वहीं मार दिया था। इस वाक़े का बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने नवाब को तो माजूल किया और उनके नाबालिग बेटे इब्राहिम अली ख़ां को जो है यहाँ की गद्दी दे दी गई। अब और इनको पदच्युत कर कर जो है बनारस भेज दिया गया। अब चूंकि ये पढ़े लिखे आदमी थे, वो पढ़ना लिखना इनका, अंग्रेजों ने बनारस भेज दिया कि ये नवाब गड़बड़ी कर सकता है, नवाब आइंदा भी गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए इसको दूर भेज दिया जाए। नजरे कैद कर दिया। हाँ, नज़रबंद करके इनको वहाँ भेज दिया। अब ये यहाँ से अपने साथ में यहाँ के जो विद्वान लोग थे उन सब का काफिला लेकर गए। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो उनको पेंशन देना मुकर्रर की थी,
उस सारी पेंशन का खर्चा वो अपनी जो आलिम फाजिल लोग थे, विद्वान लोग थे, उन पर किया, खर्च अंग्रेजों ने कह दिया कि नवाब साहब बनारस जाइए, वहीं रहिए, पेंशन भिजवा देंगे। पेंशन भिजवा देंगे। तो उस पेंशन का पूरा खर्चा अपने ऐशो आराम में ना करके उन्होंने किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाए, किताबें खरीदी। नवाब साहब खुद भी लिखने पढ़ने के शौकीन थे, ऐसा सुना है कि उन्होंने खुद ने भी काफ़ी किताबें, ग्रंथ लिखे। नवाब साहब ने खुद भी ग्रंथ लिखे हैं और वो खुद पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने आसपास तकरीबन 200 विद्वानों का एक काफिला तैयार कर लिया था और ये सब मिलकर किताबें भी लिखा करते थे, कुछ ख़रीद लिया करते थे, कुछ की नकलें किया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में प्रेस का इतना वो नहीं था दखल, तो मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल के अंदर ही वो किताबों को रखा जाया करता था। तो नवाब साहब ने अपना पूरा पैसा इसी काम में लगाया और जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में उनके एक बेटे थे अब्दुल रहीम खां, वो उनका सारा कुतुब खाना टोंक लेकर आए। उन्होंने जो है नवाब सादत अली खां को दिया। सादत अली खां ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टोंक बनाई और उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक्वायर किया और उसको ये ओरिएंटल स्टडीज़ का काम हुआ 1978 में। ये 1978 में जो सरकार थी उसने बाकायदा निदेशालय इसका कायम किया और यहाँ पर जितने भी राजस्थान की स्टेट्स थी, देसी रियासतें, उनमें अरबी फ़ारसी के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जोधपुर से मंगवाए गए, जयपुर से मंगवाए गए, उदयपुर से मंगवाए सब जगह का ज़ख़ीरा लाकर यहाँ जमा कर दिया। आज यहाँ पे 10,000 के करीब तो मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, 40,000 के करीब किताबें मौजूद हैं और उस ज़माने के जो म्यूज़ियम से मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर इस संस्थान में मौजूद है। ईरान में भी नहीं है, अफ़गानिस्तान में भी नहीं है और ईरान वाले, अफ़गानिस्तान वाले, अरब वाले इस बात पर ईर्ष्या करते हैं कि ये जो धरोहर है, काम की चीज़ हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान के पास मौजूद है। तो ये इंस्टीट्यूट न सिर्फ राजस्थान का, न सिर्फ हिंदुस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए है।